लाओस में मेरी गिरफ्तारी। बाबा ने मेरी रक्षा की। अधिक से अधिक 3 माह तक मैं लाओस में ठहर सकता था। इस अवधि के अंदर ही मुझे लाओस छोड़ देना था। यदि वापस आना है तो इसके लिए नया वीज़ा चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि यह सब कैसे होगा। चूँकि कोई देश मेरे WSA पासपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसीलिए भारत वापस आने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं था। लौटने की अनुमति। मेरी दोनों मांगें ठुकरा दी गई। उन्होंने कहा, जिस रास्ते आप भारत से यहाँ आए हैं उसी रास्ते वापस चले जाइए। नेपाल के रास्ते भारत लौटना मुश्किल था। अब दुनिया के किसी कोने में मेरे लिए ठिकाना नहीं था। विवशता का मारा मैंने राष्ट्रसंघ का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे विस्थापित पासपोर्ट की मांग की। यह मांग भी ठुकरा दी गई। उनका तर्क था, चूँकि आप भारतीय नागरिक हैं और जन्म से विस्थापित नहीं हैं, इसीलिए वे सहायता करने में असमर्थ हैं। 3 माह की अवधि तेज़ी से समाप्त हो रही थी। मेरा इरादा था लाओस पहुंचकर थाईलैंड के लिए पुनः वीज़ा प्राप्त करना। पासपोर्ट देखे बगैर उन लोगों ने 15 दिन का वीज़ा दे दिया। लाओस एक निर्धन देश है। युद्ध ने उसे तबाह कर दिया है। शायद यही कारण था कि पैसों के लिए उन लोगों ने वीज़ा दे दिया था। वीज़ा से $10 प्राप्त होता है। बैंकॉक में रहते हुए मैंने बहुतों को दीक्षा दी थी। बैंकॉक में नियमित धर्म चक्र हो रहा था। बैंकॉक इकाई के प्रभारी दादा से भी सहायता मिली थी। लाओस थाईलैंड का पड़ोसी देश है। बस द्वारा मैं बैंकॉक से लाओस की राजधानी वियनचियान पहुंच गया। मैं एक बौद्ध मंदिर में ठहरा। पहले ही दिन मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए थाई दूतावास गया। इस बार उन लोगों ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। लाओस स्थित हर दूतावास का मैंने दरवाज़ा खटखटाया, परंतु किसी ने भी WSA पासपोर्ट को मान्यता नहीं दी। थकाहारा भारतीय दूतावास जाकर लाओस से भारत लौटने की स्वीकृति मांगी। चूँकि मैं आनंद मार्गी था, इसीलिए उन लोगों ने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी। मैंने सोचा, जब तक मैं यहाँ हूँ, आनंद मार्गी के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करूँ। एक विश्वविद्यालय से संपर्क स्थापित किया। वहाँ जाकर योग तथा ध्यान पर लोगों को संबोधित किया। मेरी वार्ता का उन पर अच्छा असर दिखा। उपकुलपति समेत अनेक प्राध्यापकों एवं छात्रों ने दीक्षा ले ली। एक दिन भारतीय जलपान गृह में मेरी मुलाकात एक फ्रांसीसी युवक से हुई। दीक्षा देकर उसे मैंने उन भाई बहनों से मिलवाया जिन्हें मैंने दीक्षा दी थी। यह सारा काम मात्र 3 दिन में ही हुआ था। तीसरे दिन अमावस्या थी। रात्रि साधना के लिए मैं नदी के तट पर गया। मध्यरात्रि होने के कारण मुझे वहां तक पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। रात्रि साधना मैंने बिना किसी बाधा के पूरी की, परंतु लौटते समय फौजी सिपाहियों ने बंदूक की नोक पर मुझे घेर लिया। उनकी भाषा लाओसियन थी। मैं इंग्लिश बोल रहा था। वे लोग मुझे गिरफ्तार कर लिए और किसी फौजी बंदी गृह में ले गए। वहां पहुंचने पर जेल के अन्य कैदियों से जो जानकारी मिली वह दिल दहलाने वाली थी। उन लोगों ने बताया कि जिनके पास राष्ट्रीय पासपोर्ट नहीं होता है, उन्हें वे लोग नदी तट पर ले जाकर गोली मार देते हैं और शव को नदी में बहा देते हैं। सारे लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं था मार दिए गए थे। जिनके पास पासपोर्ट था उन्हें जेल में रखा गया है। मेरे पास राष्ट्रीय पासपोर्ट नहीं था। निश्चय ही मेरा अंतिम समय आ गया था। आंखों से नींद गायब हो गई। पूरी रात्रि जागता रहा। मैं मरने के लिए तैयार हो गया। सोचा, जैसे प्रभु की इच्छा। मेरे लिए जो शुभ होगा बाबा वही करेंगे।
सब कुछ बाबा पर छोड़ पूरी रात्रि साधना करता रहा। अगले दिन फौज के अधिकारियों ने उस बौद्ध मंदिर में जाकर जहाँ मैं ठहरा था पूछताछ की, परंतु वहाँ किसी ने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली। उसके बाद वे लोग भारतीय दूतावास जाकर पूछताछ किए, वहाँ भी किसी ने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली। उन लोगों की दलील थी यदि वह भारतीय नागरिक है तो उसके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए था। उन फौजी अफसरों ने मंदिर के पुजारियों तथा दूतावास के अधिकारियों से झूठी बात कही थी कि मुझे मध्य रात्रि में नदी तट पर लाओस से बाहर संकेत भेजते हुए पकड़ा गया है। फौज के लोगों को विश्वास था कि सन्यासी के लिबास में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय जासूस हूँ। पड़ोसी देश कंबोडिया तथा वियतनाम के साथ लाओस का युद्ध चल रहा था, इसीलिए वे लोग हर अजनबी को संदेह की दृष्टि से देखते थे। जेल वापस आकर उन फौजी अधिकारियों ने मुझे बताया कि न तो मंदिर और न तो दूतावास के लोग मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। इसका सीधा अर्थ था मुझे गोली का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह फ्रांसीसी युवक जिसे मैंने दीक्षा दी थी मुझसे मिलने बौद्ध मंदिर गया। वहाँ उसे बताया गया कि मैं सन्यासी नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय जासूस हूँ। उनकी बातों पर उसे यकीन नहीं हुआ। उन लोगों से उसने जानकारी ली कि मुझे किस जेल में रखा गया है। उस सूचना के आधार पर वह जेल में मुझसे मिला। मेरे दीक्षा भाई उपकुलपति से मिलकर उन्हें सारी बातें बताने की मैंने उससे राय दी। जैसा मैंने उससे कहा था तदनुसार वह उपकुलपति से मिला। उन्होंने कहा कि अभी मैं व्यस्त हूँ, कक्षा समाप्त होते ही लगभग 5 बजे मैं जाकर उनसे मिल लूँगा। मुझे लगा था कि फौज से डर कर ही वह टाल मटोल कर रहे हैं। मुझे घोर आश्चर्य हुआ जब वह ठीक 5 बजे जेल में मुझसे मिलने आए। जेल गेट पर पहुंचते ही उनके स्वागत में फौजी अधिकारीगण दौड़े और उन्हें सलामी दी। उनके कहने पर एक फौजी अफसर दौड़कर मुझे लेने आया। वह मुझे जेल गेट तक ले गया। मैं उपकुलपति से मिलने उनके पास गया। वह कुर्सी पर बैठे हुए थे और सारे फौजी अफसर उन्हें घेर कर खड़े थे। मुझे देखते ही उपकुलपति कुर्सी से उठ खड़े हो गए और मुझसे लिपट गए। उन फौजी अफसरों से उन्होंने कहा कि यह भारतीय योगी है, तत्काल इन्हें रिहा कर उनके साथ जाने दिया जाए। कार में बैठकर मैंने उनसे पूछा, उन लोगों ने क्यों मुझे आपके साथ आने दिया? उन्हें ऐसा करना ही था, स्पष्ट करते हुए उपकुलपति ने कहा। मेरे पिता लाओस के राष्ट्रपति हैं। इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरी दृष्टि से वह केवल उपकुलपति थे। मुझे नहीं मालूम था कि इसके अतिरिक्त वह कुछ और है। मौत के मुंह से निकालने के लिए बाबा की यह सारी योजना थी। धन्य है बाबा और रहस्यमय है उनकी लीला। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जब हम बाबा के काम में लग जाते हैं, प्रचुर मात्रा में उनकी सहायता प्राप्त होती है। लाओस की इस घटना से मुझे यही सीख मिली। साथ कार में बैठे उपकुलपति ने मुझे बताया कि युद्ध चल रहा है, अतः रात्रि में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। उनसे मैंने पूछा, क्या वीज़ा दिलाने में वह मेरी मदद कर सकते हैं ताकि लाओस में और अधिक समय तक रह सकूं? जब तक इच्छा हो आप यहाँ रुक सकते हैं, उनका बेलाग उत्तर था। वह एक अनुशंसा पत्र भी मुझे दिए। अगले दिन उस पत्र के साथ मैं लाओस आव्रजन कार्यालय गया। उन लोगों ने मुझे स्थायी वीज़ा दे दी। मैंने राहत की सांस ली। इस पृथ्वी पर कम से कम एक जगह तो है जहां मैं WSA पासपोर्ट के साथ रह सकता था। फ्रांसीसी युवक जिसने प्रचार कार्य में मेरी सहायता की थी और जेल में जब मैं बंद था उपकुलपति से मेरी मुलाकात कराई थी, वह बाद में मुझसे स्थानीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता
LFT का प्रशिक्षण ले जागृति निर्माण में सहयोग किया। बहुत से लोग दीक्षा लिए, नियमित धर्मचक्र होने लगा जिसमें 100 से अधिक मार्गी भाग लेते थे। उस फ्रांसीसी युवक ने फ्रांस से अपने माता पिता को मुझसे मिलने के लिए बुलाया। यह देखकर वे अति प्रसन्न हुए कि उनके पुत्र ने धूम्रपान तथा शराब जैसी नशीली वस्तु से मुक्ति पा ली है। अब वह उनका सम्मान करने लगा था। उन लोगों ने मुझे $1000 देकर अपनी कृतज्ञता का इजहार किया। इस प्रकार बाबा का मिशन द्रुत गति से लाओस में फैलने लगा। इन सब के बावजूद मैं लाओस से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील था। अंततः कंबोडिया का वीज़ा मेरे हाथ लग गया। वहाँ भी युद्ध चल रहा था। इसी कारण ही वीज़ा प्राप्त करने में मैं सफल हुआ था। कंबोडिया की राजधानी फेनम पेन जाकर मध्य पूर्व या अफ्रीकी देशों में से किसी एक देश की वीज़ा हासिल करने की कोशिश में मैं लग गया। जिस दिन मैं कंबोडिया पहुंचा, हवाई अड्डा पर बम विस्फोट हुआ था। चाहकर भी मैं कंबोडिया छोड़ नहीं सकता था। साम्यवादियों ने फेनाम पेन शहर को छोड़कर पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। वे लोग राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर दूर थे और हर रोज़ रॉकेट के द्वारा शहर पर हमला कर रहे थे। मैं उस दलदल में फंस चुका था। मुझे डर था कि फेनाम पेन शहर पर कब्जा होते ही नरसंहार शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में मैं भी नहीं बच पाऊंगा। सारे कंबोडिया वासी इस कारण आतंकित थे। सभी आसन्न मृत्यु भय से कांप रहे थे और शहर छोड़कर भाग रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि क्यों मैं इस आग में कूदा। इस बीच वहाँ के एक विश्वविद्यालय में जाकर मैंने अध्यापकों और छात्रों से बातचीत की। सभी मानसिक त्रासदी में गुजर रहे थे। उन्हें मैंने बाबा नाम केवलम कीर्तन करने की सलाह दी। हजारों की संख्या में कंबोडिया वासी स्थानीय फुटबॉल मैदान में एकत्रित होकर सामूहिक कीर्तन और साधना करते। जो कुछ भी उन्हें मैं करने के लिए कहता, उसका वह आंख मूंद कर पालन करते। मैं ही उनकी आशा की अंतिम किरण था। बौद्ध मंदिर का प्रधान भिक्षु जिसने मुझे पनाह दी थी, आनंद मार्ग की दीक्षा ले ली। इस संकट की घड़ी में सभी बाबा पर आश्रित थे। बाबा ही उनकी आशा की किरण थे। विस्थापित वीज़ा के लिए मैं राष्ट्रसंघ कार्यालय गया। उन लोगों ने वीज़ा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं जन्म से भारतीय था। कुछ अन्य दूतावासों से भी संपर्क किया जो युद्ध के कारण कार्यालय बंद कर रहे थे। तब भी WSA पासपोर्ट पर वे लोग वीज़ा देने के लिए राज़ी नहीं हुए। किसी दूतावास ने वीज़ा नहीं दिया। सौभाग्यवश राष्ट्रसंघ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जैसे ही हवाई पट्टी की मरम्मत पूरी हो जाएगी, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। बम विस्फोट के कारण हवाई पट्टी क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रतिदिन मैं राष्ट्रसंघ कार्यालय इस बात का पता लगाने जाता कि देश से बाहर निकलने की कोई संभावना है या नहीं। एक दिन भूल से राष्ट्रसंघ कार्यालय में मेरा थैला छूट गया था। 5 मिनट चलने के बाद मुझे याद आया और उसे लेने मैं उल्टे पांव भागा। जब मैं उस रास्ता से गुजर रहा था, तभी बमों से लदा एक रॉकेट शहर के बीच में गिरा। विस्फोट होते ही बहुत से लोग मृत्यु के शिकार हो गए, बहुत से घायल हो गए। यदि मैं अपना थैला नहीं भूला होता तो मैं भी उस विस्फोट का शिकार हो जाता। जिस प्रकार बाबा मेरी रक्षा कर रहे हैं, यह विस्मय पैदा करने वाला है। 2 माह लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः राष्ट्रसंघ का विमान उस स्थान पर उतरा जहां मैं ठहरा हुआ था। आंशिक रूप से हवाई पट्टी की मरम्मत कर दी गई थी, इसीलिए विमान उतर सका था। प्रतिदिन की भर्ती उड़ान की जानकारी लेने मैं राष्ट्रसंघ कार्यालय गया था।
सुखद आश्चर्य हुआ जब उन लोगों ने मुझे अपना सामान लेकर आने के लिए 1 घंटा का समय दिया। विमान 1 घंटा बाद फेनाम पेन से उड़कर बैंकॉक के लिए रवाना होने वाला था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और समय पर वहां पहुंच गया। दोपहर में विमान फेनाम पेन से उड़कर बैंकॉक उतर गया। लाओस के स्थानीय वीज़ा के आधार पर थाईलैंड में रहने के लिए 1 सप्ताह का ट्रांजिट वीज़ा दे दिया गया। इस बीच किसी अन्य देश का वीज़ा हासिल कर किसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर निकल जाने के लिए मेरे पास मात्र 1 सप्ताह का समय था। जब मैं कंबोडिया में था उस बीच बैंकॉक यूनिट के प्रभारी दादा ने केंद्रीय कार्यालय को सूचित किया था कि मैं कंबोडिया में फंस गया हूँ। यह सूचना बाबा को दे दी गई। बाबा का आदेश मेरे पास भेजा गया। जहाँ भी जाना चाहता है जाए, जो कुछ भी करना चाहता है करे। इसके पूर्व मैं केवल मध्य पूर्व या अफ्रीकी देशों में ही जाना चाहता था। बाबा के नवीनतम आदेश ने मेरे सपनों को साकार कर दिया। अब मैं किसी भी देश में जाने और कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। आवश्यकता पड़ने पर अब मैं राजकीय शरणार्थी के रूप में किसी देश में ठहर सकता था। पुनः मैंने राष्ट्रसंघ कार्यालय पर दस्तक दी और अपने लिए विस्थापित स्तर की मांग की। बैंकॉक स्थित राष्ट्रसंघ अधिकारी से मिला और उन्हें सारी बातें बताई। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि मैं नियमित पासपोर्ट की तरह WSA पासपोर्ट पर भ्रमण कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरे गुरु ने एक विशेष मिशन पर मुझे भेजा है। वह चाहेंगे तो मैं बिना किसी पासपोर्ट के भी भ्रमण कर सकता हूँ। वीज़ा के लिए मैंने लगभग सभी दूतावासों का चक्कर लगाया। जब कोई देश WSA पासपोर्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैंने लाओस में ही रह जाने का निर्णय लिया, जहाँ के लिए मेरे पास स्थायी वीज़ा था। स्वीडन में जाकर राजनैतिक शरणार्थी के रूप में रहने के विकल्प को भी खुला रखा। इस बीच एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। जिस दिन मैंने कंबोडिया छोड़ा था उसी रात्रि साम्यवादियों ने हमला कर फेनाम पेन पर कब्जा कर लिया। निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। यदि एक दिन भी विलंब हुआ होता तो मैं उनके चंगुल में फंस जाता। कितनी सूक्ष्मता से बाबा मेरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं का नियंत्रण कर रहे थे। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना बड़ा होगा अवरोध। इसीलिए जो व्यक्ति शुभ काम करना चाहता है उसे शुरू से ही विरोधों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाबा।